हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि जीव जंतु और पर्यावरण के बारे में, इकोलॉजी पारिस्थितिकी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन क्या है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी की। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि पारिस्थितिकी जीव जीव जंतु और उसके परिवेश के बीच जो अंतः क्रिया होती है उसके अध्ययन को कहा जाता है। सेकंड टर्म है इकोलॉजी। सेकंड जो है टर्म इकोलॉजी को किसने दिया था, तो इकोलॉजी टर्म को जो शब्द को दिया था वो जर्मन जीव वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल, जो 1866 ईस्वी में दिए थे, जो कि ग्रीक यानी कि यूनानी शब्द ओइकस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हाउस, घर। लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी। कुछ लोग जो है इसको रिटर भी प्रीफर करते हैं, इसकी परिस्थिति की शब्द यानी इकोलॉजी शब्द को दिया है वो रिटर ने दिया है 1865 में फॉर प्रपोजिंग इकोलॉजी। हैकल को हैकल कॉल्ड इकोलॉजी द रिलेशन ऑफ द एनिमल टू इट्स ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। हैकल ने इकोलॉजी को एनिमल को और जीव जंतुओं को उनके ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशन बताया है, यानी संबंध बताया है। ओडम ने इकोलॉजी को ऐसे डिफाइन किया है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इकोलॉजी को पारिस्थितिकी को ऐसे बताया है कि वो जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक अध्ययन जो है वही इकोलॉजी है यानी पारिस्थितिकी है। ओडम ने बताया है 1971 में। और मैक नॉटन ने और ओल्फे ने इकोलॉजी की परिभाषा दी है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जीव जंतु और उनके परिवेश के बीच में वैज्ञानिक अध्ययन को इन्होंने इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहा है। नाउ डेज इकोलॉजी इज नोन एज द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और अभी जो है अभी के दिनों में जो है पारिस्थितिकी को पर्यावरण विज्ञान जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट जनरल वर्क डिवोटेड टू इकोलॉजी वाज बाय द डेनिश बॉटनिस्ट जॉनसन वार्मिंग इन 1909 में। पहला जो वर्क जो है इकोलॉजी का किया था, जिनका कार्य था जॉनसन जोहान्स वार्मिंग का 1909 में। ही स्पेंट 3 ईयर्स स्टडिंग ट्रॉपिकल वेजिटेशन। उन्होंने विश्वतीय वनस्पति के ऊपर यानी ब्राज़ील में विश्वतीय वनस्पति के ऊपर अध्ययन किया था। एंड वार्मिंग इस्टेब्लिश्ड द इंटरडिपेंडेंस एंड क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और उन्होंने बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप संबंध बताए एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में। एनिमल इकोलॉजी यानी कि जंतु पारिस्थितिकी को जो है डेवलप किया गया था बाद में, और उसके बाद प्लांट इकोलॉजी को आर.एस. हेस द्वारा 1924 में, जो जर्मनी के थे, और चार्ल्स एल्टन 1927 में जो थे इंग्लैंड में। यूरोपियन मैरीन बायोलॉजिस्ट यूरोपीय समुद्र जीव विज्ञानी थे कार्ल मोबियस 1877 ईस्वी में। उन्होंने कंसेप्ट दिया था कम्युनिटी एंड जनरल कंसेप्ट दिया था कम्युनिटी का एंड प्रपोज द वर्ड बायोसिनोज वर्ड दिया था कार्ल मोबियस ने 1877 ईस्वी में, जिसका कि यूनानी ग्रीक मीनिंग जो होता है लाइफ हैविंग समथिंग इन कॉमन, कि जीव में कुछ चीज़ें जो है उभय होते हैं, कॉमन होते हैं। ऑटो इकोलॉजी क्या होता है? ऑटो इकोलॉजी जो है वो भी अंतर संबंध होता है एक स्पेसिस का उसके वातावरण से, पर्यावरण से। साइनो इकोलॉजी क्या होता है? कम्युनिटी इकोलॉजी होता है, यानी कि सामुदायिक पारिस्थितिकी इज द स्टडी ऑफ एन इंटायर कम्युनिटी इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। द term autoecology and cynoecology are proposed by स्कॉर्टर एंड किर्चेनर और स्कॉर्टर ने ऑटोइकोलॉजी और साइनोइकोलॉजी यानी कि सामुदायिक परिस्थिति का टर्म दिया था। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, पर्यावरण के जो कारक हैं उनके बारे में है, तो मेनली 2 तरह के होते हैं पर्यावरण के कारक।
पहला होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक कारक कह सकते हैं। तो उसमें अजैविक में आ जाएगा टेम्परेचर यानी कि तापमान, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजिकल फैक्टर ऑफ द environment and its affect the activities of an organism. Majority of animals are cold blooded or pochyothermous without constant body temperature। और कुछ एनिमल्स जो है ज़्यादातर जो है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनको कि साइंटिफिक टर्म दिया जाए, वो टर्म यूज किया जाता है पोकिलोथर्मस, जो कि इनका टेम्परेचर एक निश्चित नहीं होता है और चेंज होते रहता है, जैसे कि फ्रॉग का। टेम्परेचर चेंज इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विच पोकियोथर्मस। टेम्परेचर चेंज होता रहता है जैसे कि बताया। बर्ड्स और मैमल्स, पक्षी और जो स्तनपायी है मैमल्स, आर वार्म ब्लडेड, ये जो है गर्म खून होता है, जिसको होम्योथर्मस बोलते हैं, विथ अ कांस्टेंट बॉडी। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इन्वायरमेंट के तुलना में। मेनी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर सीजन्स, इट इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। कुछ जो है जीव जंतु जैसे कि मेढक होता है, वो ठंडी उंडी के दिनों में वो सुसुप्त अवस्था में चले जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, सो जाता है। पूरा जो है उसको हाइबरनेशन टर्म यूज किया जाता है। डोरमेंसी इन एनिमल्स थ्रू अ ड्राफ्ट और ड्राई सीजन इज कॉल्ड एस्टिवेशन। और इसी तरह का जो क्रिया होता है, सुसुप्तावस्था होती है गर्मी के समय में, ड्राफ्ट और ड्राई सीजन में, सूखे में, तो उसको एस्टिवेशन बोला जाता है। इंजेक्ट्स रिमेन इन डोरमेंट स्टेज कॉल्ड डायापॉज। और इंजेक्ट्स जो है, कीट जो है, वो डोरमेंट स्टेज में जो रहते हैं उनको डायापॉज बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट ओनली अ स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज कॉल्ड यूरीथर्मल। जो जीव जंतु हैं वो लार्ज वेरिएशन टेम्परेचर को सहन करते हैं, उनको यूरीथर्मल कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट ओनली अ स्मॉल वेरिएशन टेम्परेचर इज कॉल्ड अस्टिनोथर्मल। जो लार्ज टेम्परेचर को करते हैं उनको यूरीथर्मल, और जो कम टेम्परेचर को, कम वेरिएशन को, जो तापांतर होता है, उनको स्टीनोथर्मल कहते हैं। कुछ 5 रूल है टेम्परेचर वेरिएशन के लिए जो उनको दिया गया है। पहला जो है बर्गमैन्स रूल है, बर्गमैन्स का नियम है, जिसमें कहता है कि बर्ड्स एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन। तो जो बर्ड्स और मैमल्स हैं, पक्षी और जो स्तनपायी हैं, वो अपने साइज को, ठंडियों में अपने साइज को बढ़ाते हैं अपने बॉडी को गर्म करने के लिए। ये बर्गमैन का नियम कहता है। एलेंस का रूल क्या कहता है? एलेंस रूल कहता है द टेल, स्नाउट एंड ईयर आर स्मॉलर इन कोल्डर रीजन। तो एलेंस का नियम ये कहता है कि उनकी पूंछे, जो स्नाउट है और कान है, वो स्मॉलर होते हैं कोल्डर रीजन में, यानी कि ठंडे प्रदेशों में। रेंस का नियम कहता है कि बर्ड्स इन कोल्ड रीजन्स आर विथ नैरो विंग्स। जो कोल्ड रीजन में होते हैं पक्षी, उनके जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो नैरो होते हैं। एंड इन वार्म एरियाज विथ ब्रॉडर, और जो गर्म प्रदेश में होते हैं उनके पक्षियों के पंख जो है चौड़े होते हैं। ये रेंस का नियम है। और चौथा जो है जॉर्डन्स का नियम है, जॉर्डन्स रूल। द फिशेज इन कोल्ड वाटर परपोजेज मोर वर्टिब्रे दैन दोज लिविंग इन वार्म वाटर। जो मछलियाँ जो हैं कोल्ड वाटर में रहती हैं, उनकी जो वर्टिब्रे है, यानी कि जो उनके कांटे कह सकते हैं, रीढ़ जो है, वो काफ़ी होते हैं इन कंपेरिजन किसकी तुलना में? गर्मी में जो रहने वाली मछलियाँ हैं उनकी कम होंगी ठंडियों में रहने वाले की अपेक्षा। और जो पांचवा है ग्लूगर्स रूल। ग्लूगर्स का नियम ये कहता है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज हैव मेलानिन पिगमेंट इज अबंडेंस। और जो पांचवा है गोल्गर का नियम कहता है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं वो हॉट और ह्यूमिड एरिया में, गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में, उनका मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होंगी।
एबंडेंस होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लांट ग्रोइंग इन एक्सट्रीम कोल्ड आर सॉइल आर कॉल्ड साइक्रोफाइट्स। जो प्लांट जो है एक्सट्रीम कोल्ड सॉइल में होता है, बहुत ठंडी मिट्टी में जो प्लांट ग्रो होते हैं उनको साइक्रोफाइट्स बोलते हैं। और when an animals moves towards the sources of light, it is called फोटोटैक्सिस। फोटो मतलब लाइट होता है, प्रकाश होता है। तो जब जो जीव हैं वो लाइट की तरफ, सोर्स लाइट की ओर जब मूव करते हैं तो उसको जो है क्या कहते हैं, फोटोटैक्सिस कहते हैं। जैसे लाइट को देखते हुए बरसात में कीड़े वगैरह उसकी तरफ जाते हैं, परवाने जो है समा की तरफ जाते हैं। एक्सपोजर ऑफ स्किन टू सनलाइट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट। और एक्सपोजर ऑफ स्किन टू सनलाइट, जब लाइट जो स्किन का जो है सनलाइट में एक्सपोजर होता है, उसका जो है सामने होता है स्किन्स जो है चमड़ा जो है, तो वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। लाइट लविंग प्लांट्स आर नोन एज हेलियोफाइट्स। हेलियो मतलब कि सन से लिया जाता है। जो लाइट की लविंग, जो प्रकाश की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लव होते हैं प्लांट, उन उसमें वैसे प्लांट को हेलियोफाइट्स कहते हैं। और जो कोल्ड की तरफ होते हैं उनको साइक्रोफाइट्स बोलते हैं। हेलियोफाइट्स लाइट के लिए है। सेड लविंग प्लांट्स, और सेड जो छाया को जो लव करते हैं प्लांट्स, जो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो सियोफाइट्स होते हैं। मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस वुड बी आइडियली सूटेड टू सियोफाइट्स, यानी कि जो मॉइस्ट होता है, आर्द्र और छाया में होते हैं, वो ऐसे प्लांट सियोफाइट्स होते हैं। द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी ऑन प्लांट्स growth is called solarization, in which all cell contents are oxidized by atmosphere oxygen.